चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन की 114वीं वेबिनार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत हम सीधे होशंगाबाद चलते हैं, नर्मदापुरम के बच्चों के साथ शुरू करेंगे। टीम रेडी है? नर्मदापुरम की टीम, श्वेता दीदी। जी भाई। श्वेता दीदी जी भाई। जहांगीर श्योपुर से। श्वेता दीदी नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं सेवा। ओंकाराय नमो नमः। वक्रतुंड सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिः देवै सदा वन्दिता। सा माता सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। धन्यवाद बच्चों, बहुत अच्छा श्लोक, शांति पाठ। और वे बच्चे आज माँ नर्मदा की गोदी में बैठे हुए हैं, वहां से जुड़े हुए हैं। माँ नर्मदा के तट से ये बच्चे हमारे साथ जुड़ेंगे। हम अपने कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। आज दो विशेष दिवस हैं। कल शिक्षक दिवस है। शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पे आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे जीवन में गुरु का क्या महत्व होता है हम सभी जानते हैं। इसके साथ साथ ये हमारा विश्व नेत्र दान सप्ताह भी चल रहा है। तो हमारे जीवन में रोशनी की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, या आंखों का कितना महत्वपूर्ण भूमिका होती है, किस प्रकार हम आंखों का दान कर सकते हैं, इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ी हुई है डॉक्टर विनीता रामनानी। आप सीनियर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं, बंसल हॉस्पिटल भोपाल में आप एचओडी के रूप में अपनी सेवाएं दे रही हैं। पहले भी आप हमारे कार्यक्रम में जुड़ती रही हैं। तो मैं डॉक्टर विनीता से आग्रह करूंगा इस सप्ताह के ऊपर जो हमारा विषय है उस पर अपनी बात रखें और हमारे साथियों को इस बारे में एजुकेट करें कि हम आंखों को किस प्रकार दान कर सकते हैं और क्या भ्रांतियां हैं इसकी। तो हम सीधे चलते हैं। ओवर टू यू डॉक्टर विनीता रामनानी। नमस्कार। मैं सीसीएफ की टीम को बहुत ज्यादा धन्यवाद और बधाई देना चाहती हूँ कि लगातार इतने लंबे समय से वो अपनी वेबिनार सीरीज कायम रख रहे हैं और बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स वो लेके आते हैं। जैसा कि आपने बताया कि नेत्रदान पखवाड़ा चल रहा है जो हर साल 25 सितंबर से 8
25 अगस्त से 8 सितंबर के बीच में इस साल मनाया जा रहा है और ये हमारा 37वां नेत्रदान पखवाड़ा है। और इस टॉक के लिए डॉक्टर कृपा शंकर जी ने मुझे बुलाया, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रदर्शन चाहती हूँ। हमारे देश में करीबन 68 लाख लोग ऐसे हैं जो कॉर्नियल अंधत्व से पीड़ित हैं। कॉर्नियल अंधत्व का कहने का मतलब है कि जो हमारी व्हाइट लेयर होती है आंखों की, जिसे हम कॉर्निया कहते हैं, वो एक ट्रांसपेरेंट घड़ी के कांच जैसी होती है, लेकिन कई बार वो चोट की वजह से, इन्फेक्शन या बीमारी की वजह से, या स्पेशली छोटे बच्चों में विटामिन ए डेफिशिएंसी की वजह से वो सफेद हो जाती है। जब उसकी ट्रांसपेरेंसी खत्म हो जाती है तो हमारे पास सिर्फ एक ही विकल्प रहता है, उस कॉर्निया को ट्रांसप्लांट करना। हम पूरी आंखों को ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते, हम सिर्फ कॉर्नियल ट्रांसप्लांट करते हैं। तो जब हम ये बात करते हैं कि किसी की आंख हमको बदलना है, तो हम पूरी आंख नहीं बदलते हैं, हम सिर्फ उसकी कॉर्निया बदलते हैं। सो बेसिकली ये आई ट्रांसप्लांट नहीं है, ये कॉर्नियल ट्रांसप्लांट है। और उसके लिए हमें आर्टिफिशियल कॉर्निया कहीं से नहीं मिलता है, सिर्फ एक मृत व्यक्ति की हम कॉर्निया डोनेशन में लेके और फिर किसी के अंधेरे जीवन में रोशनी ला सकते हैं। एक मृत व्यक्ति 2 आंखें दान में दे सकता है और ये 2 आंखें कई बार 5 से 6 लोगों के काम में आती है, क्योंकि जो हमारी कॉर्निया होती है उसमें 5 लेयर्स होती है, एपिथेलियम से लेके एंडोथेलियम तक। और जरूरत के हिसाब से कि जिस रोगी की जो लेयर खराब हुई है वो लेयर हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो इसलिए एक आंख से हम कई बार 3 लोगों को भी रोशनी प्रदान कर सकते हैं और मृत व्यक्ति 2 आंखें देके किसी के अंधेरे जीवन में 5 या 6 लोगों के जीवन में रोशनी डाल सकता है। अब ये बात आती है कि आर्टिफिशियल कॉर्निया क्यों नहीं मिलती या बनती, उसके ऊपर रिसर्च चल रही है, लेकिन अभी तक ऐसी कोई भी प्रयोग सफल नहीं हुए हैं जिससे हम किसी व्यक्ति की कॉर्निया जो सफेद हो गई है उसको ट्रांसप्लांट करें आर्टिफिशियली। तो इसमें बहुत सारा योगदान है कि हम जो देश में भ्रांतियां फैली हुई है उन्हें दूर करके नेत्रदान को बढ़ावा दें। और इसे सबसे ज्यादा पुण्य का काम माना गया है और कहा जाता है नेत्रदान यानी महादान। मरने के बाद आप किसी के जीवन में अंधेरे जीवन में उजाला करेंगे, तो मुझे लगता है इससे ज्यादा अच्छी चीज कोई नहीं होती है। वैसे भी मरणोपरांत इन आंखों का कोई उपयोग नहीं होता है, तो आप जीते जी इन आंखों का ख्याल रख के, उनको स्वस्थ रख के एक प्रतिज्ञा पत्र भर सकते हैं। ये प्रतिज्ञा पत्र कोई भी व्यक्ति भर सकता है। बहुत सारी भ्रांतियां हैं कि मुझे चश्मा लगा हुआ है तो मैं क्या ट्रांसप्लांट के लिए आई डोनेट कर सकता हूँ, मुझे डायबिटीज है मैं डोनेट कर सकता हूँ कि नहीं। तो कोई भी व्यक्ति किसी भी उम्र का हो वो आई डोनेशन के लिए फॉर्म भर सकता है। स्पेशली जो यंग आईज होती हैं वो बहुत सुटेबल आईज होती हैं कॉर्नियल ट्रांसप्लांट के लिए। तो हमें जो गुड क्वालिटी आईज चाहिए, ताकि अगर हम किसी व्यक्ति को ट्रांसप्लांट करें तो वो उसके पूरे जीवन पर्यंत वो कॉर्निया चले। तो यंग आईज, गुड क्वालिटी आईज इंपॉर्टेंट होती है। एक ये भी भ्रांति है कि मुझे अस्थमा है, डायबिटीज है, तो मैं क्या दान में दे सकता हूँ? बिल्कुल दे सकते हैं। ब्लड प्रेशर, किसी भी शारीरिक बीमारी वाले मरीज कॉर्निया डोनेट कर सकते हैं मरणोपरांत। सिर्फ वो रोगी जिनकी बहुत लंबे समय तक वेंटिलेटर पर रहने की वजह से आंखों में इन्फेक्शन हो गया या आंखें ड्राई हो गई, तो वो कॉर्निया हेजी हो जाने की वजह से सिर्फ रिसर्च में काम आती है, या फिर किसी इन्फेक्शन की वजह से, जैसे हेपेटाइटिस है, सिफिलिस है, एड्स है, ये रोगी अपनी मृत्यु के बाद आई डोनेशंस नहीं कर सकते हैं। बाकी कैंसर के मरीज कर सकते हैं, लेकिन जो ब्लड कैंसर के रोगी हैं वो आई डोनेशन नहीं कर सकते। तो इस तरीके से कुछ लिमिटेड लोग हैं जिनकी हम कॉर्निया यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, पर बाकी सब लोग अपनी कॉर्निया को डोनेट करके किसी के अंधेरे जीवन में रोशनी ला सकते हैं। ये भी देखा गया है कि ये भ्रांति है कि अगले जन्म में कई बार आंखें नहीं होंगी क्योंकि हमने इस जन्म में वो आंखें दान में दे दी। तो ये बहुत पुण्य का काम है, तो कोई भी धर्म इसके लिए मना नहीं करता है कि आप मरणोपरांत अपने अंगों को डोनेट करें। आजकल तो
लिविंग डोनेशंस भी होते हैं, कॉर्निया को छोड़ के किडनी, लिवर और बाकी चीजें लिविंग डोनेशन से भी आती हैं, या फिर जो ब्रेन डेड हो जाते हैं उनकी भी यूज होती है। लेकिन कॉर्निया एक ऐसी चीज है जिसे हम सिर्फ मरणोपरांत ही ले सकते हैं। पर अगर किसी व्यक्ति ने वो फॉर्म भरा है और अपने रिश्तेदार को नहीं बताया है तो वो किसी काम का कई बार नहीं रहता है, क्योंकि हमें हर साल 2.5 लाख कॉर्निया चाहिए और हमें मिल पाती है सिर्फ 25,000। तो कहीं ना कहीं हमारे पास इन नंबर्स की शॉर्टेज है, क्योंकि हमने प्रतिज्ञा पत्र तो भरा लेकिन हमने अपने रिश्तेदारों को नहीं बताया। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस फॉर्म भरने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी विलिंगनेस बताएं, जीते जी हम अपने रिश्तेदारों को ये अवगत कराएं कि हम ये डोनेशन या हम ये पुण्य का काम करना चाहते हैं। अगर आपने फॉर्म नहीं भी भरा है और मरणोपरांत आपके रिश्तेदार चाहते हैं तो वो एक कंसेंट साइन करके नियरेस्ट आई बैंक को फोन करके आपकी आईज को यूटिलाइजेशन के लिए दे सकते हैं। अब ये भी प्रश्न आता है कि कहीं हमारे रिचुअल्स में देर तो नहीं हो जाएगी, कहीं ये बहुत लंबी प्रक्रिया तो नहीं है, हमें अपने जो नियर एंड डियर जिनको हमने खोया है उस समय हमारी इमोशनल स्टेट इतनी अच्छी नहीं रहती है, तो क्या हमको उनको हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा? तो बिल्कुल नहीं। जैसे ही किसी की मृत्यु की खबर आती है आप नियरेस्ट आई बैंक में इंफॉर्मेशन दे दीजिए, आई बैंक की टीम आपके पास आएगी और उस व्यक्ति की सिर्फ कॉर्निया यानी सिर्फ कॉर्नियल बटन जो एक ट्रांसपेरेंट व्हाइट लेयर है वो निकाल के ले जाएगी। पूरी आंख निकालने की भी जरूरत नहीं है और ये एक छोटी सी प्रक्रिया है जिसमें 5 से 10 मिनट लगते हैं। उसके ऊपर आर्टिफिशियल कॉर्निया लगा दी जाती है तो आपको दिखने में कोई विकृति नहीं दिखती है, कोई खून नहीं आता है और किसी तरीके का आपके नियर एंड डियर को कोई डैमेज नहीं होता है, आपके रिचुअल्स में भी कोई डिले नहीं होता है। सिर्फ हमें नियरेस्ट आई बैंक को इन्फॉर्म करना है और एक कंसेंट पे साइन करके देना है 2 विटनेस के सामने कि हम इनकी आई डोनेट करना चाहते हैं। सेकेंडली ये होता है कि जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई और रिश्तेदार चाहते हैं कि हम इनकी आई डोनेट करें तो सबसे पहले वो उनका सर स्ट्रेट रख लें, तकिया हटा दें और रूम का पंखा बंद करके उनकी आईज क्लोज कर दें। वो इसलिए जरूरी है कि आंखों को सूखेपन से बचाना है, क्योंकि अगर कॉर्निया सूख गई तो वो सिर्फ रिसर्च के काम आएगी, वो किसी व्यक्ति की रोशनी के लिए काम नहीं आ पाएगी। इसलिए उसमें या तो एंटीबायोटिक ड्रॉप डाल दें या फिर गीली रुई का पोहा उनकी आंख बंद करके उसके ऊपर लगा दें ताकि जो कॉर्निया है वो ड्राई ना हो। समर्स में हम 4 से 6 घंटे में इस कॉर्निया को निकालना चाहते हैं। जितनी जल्दी निकालेंगे उतनी वो वेट रहेगी और ज्यादा यूटिलाइज होगी, क्योंकि हम कॉर्नियल बटन निकाल के उसको एमके मीडियम में ट्रांसफर कर देते हैं और ये एमके मीडियम हम 7 दिन से लेके 1 महीने के अंदर यूज करते हैं, जो किसी रोगी के जीवन में रोशनी ला सकता है। विंटर सीजन है या ह्यूमिडिटी है तो हम 12 घंटे के अंदर हम कॉर्निया को निकाल सकते हैं और किसी के अंधेरे जीवन में रोशनी डाल सकते हैं। जो आई डोनेशन की प्रक्रिया है ये बिल्कुल डोनेशन फ्री है, इसमें कहीं भी किसी से ना कोई पैसे लिए जाते हैं ना किसी को पैसे दिए जाते हैं और कॉर्निया देने वाले और कॉर्निया लेने वाले की जो आइडेंटिटी है वो एक दूसरे को डिस्क्लोज नहीं करते हैं। और आजकल एक ऑनलाइन अंग रजिस्ट्री है जिसमें आप अपनी विलिंगनेस भर सकते हैं कि आप अपने ऑर्गन्स या कॉर्निया मरने के बाद डोनेट कर सकते हैं। उससे एक पूरा ऑनलाइन सिस्टम बना रहता है और उसमें रोगी की भी एंट्री होती है, तो जो डोनर हैं और जो रेसिपिएंट हैं वो पूरे ऑनलाइन हैं, जिससे कि क्रमबद्ध तरीके से उनको हम आई डोनेशन दे पाए या अंग डोनेशन दे पाए ताकि ज्यादा वेटिंग न रहे लोगों को। और वो एक सेंट्रलाइज सिस्टम होने से जहां भी जरूरत है वहां पहुंच जाता है और जहां एक्सेस है वहां से हटा के जहां जरूरत है वहां दिया जाता है। क्योंकि मध्य प्रदेश आई डोनेशन के मामले में थोड़ा पीछे है, करीबन 1,500 से 2,000 आई डोनेशन होते हैं मध्य प्रदेश में, जबकि साउथ में ये डोनेशन हमसे 4 गुना ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं अवेयरनेस हमें चाहिए और ये एक तरीके का मुझे लगता है ये एक मीडिया बहुत अच्छा है जिससे हम लोगों के बीच में भ्रांतियां दूर कर अवेयरनेस को बढ़ावा देंगे। और अवेयरनेस बढ़ेगी तो डेफिनेटली जो हमारे प्लेज हैं
डोनेशन के जो प्लेज हैं वो ट्रांसप्लांट में कन्वर्ट होंगे। कई बार ऐसा होता है कि किसी संस्था ने प्लेज तो बहुत सारे करा लिए लेकिन ट्रांसप्लांट में कन्वर्ट नहीं हुए। तो मुझे आप सब लोगों से ये निवेदन है कि आप प्लेज भी करवाइए और उसको ट्रांसप्लांट में कन्वर्ट भी कराइए। आप सबने मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी के मन में कोई प्रश्न है तो मुझसे जरूर पूछिए। हाँ, कुछ प्रश्न हम जरूर लेंगे इस बीच में आपसे, बाकी कोई भी प्रश्न पूछ सकता है। कुछ मेरे भी प्रश्न है पर उसी के दौरान हम लेते रहेंगे। किसी का कुछ प्रश्न है, कोई करना चाहता है तो? आई डोनेशन से लेकर के कोई भ्रांतियां हैं, कैसे भी कर सकते हैं। अगर हम भोपाल में डॉक्टर साहब एक दिन चाहते हैं कि 10-5 लोग मिलके आपके साथ आई डोनेशन का कैंप करें या आपके हॉस्पिटल आके करें, तो उसकी क्या सुविधा हो सकती है? बिल्कुल, हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, नहीं तो मुझे मेरे पास फॉर्म्स हैं, आप फॉर्म भर के दे दीजिए। ये फॉर्म मैं आपकी नियरेस्ट आई बैंक को पहुंचा दूंगी। जैसे भोपाल में 3 आई बैंक बहुत इफेक्टिवली काम कर रही हैं। वो है सेवा सदन आई हॉस्पिटल जो बहुत बड़ी संस्थान है, और मेरी पेरेंट इंस्टीट्यूट है जहां मैंने 13 साल काम किया है, तो वहां हम ये फॉर्म पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट है जीएमसी यानी गांधी मेडिकल कॉलेज हमीदिया हॉस्पिटल और एम्स पर करके ये सब मेडिकल कॉलेजेस में सुविधाएं हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भी। और अगर हम इनको नहीं कांटेक्ट कर पा रहे हैं तो आपके नियरेस्ट जो भी आई स्पेशलिस्ट है आप उसको कांटेक्ट करिए। वो फिर जहां पे भी आई बैंक सुविधा होगी वो आपका फॉर्म या आपका संदेश या आपकी कॉर्निया वहां तक पहुंचा देंगे। मैम, कैन आई आस्क वन क्वेश्चन? जी श्योर, प्लीज। बाकी ऑर्गन्स के लिए कितना टाइम ड्यूरेशन चाहिए? जैसे किडनी है और लिवर है, ये आई डोनेशन जैसे नहीं है, ये हमको लाइव बॉडी से चाहिए। तो इसके लिए हॉस्पिटल में जब आपके डॉक्टर आईसीयू में किसी मरीज को ब्रेन डेड घोषित करते हैं, क्योंकि अगर आपकी हृदय गति रुक गई जिसमें कि आपको डेड घोषित कर दिया तो फिर आप किडनी या लिवर नहीं निकाल सकते। तो हमने जो लिवर, हार्ट, स्किन, ये कुछ ऑर्गन्स हैं जो हमको ब्रेन डेड पेशेंट्स की निकालनी है, और जो कॉर्निया निकालनी है वो हमको डेड बॉडी की निकालनी है। कॉर्निया का तो पता है, बाकी जैसे हमने फॉर्म फिल किया तो उसमें था कि इन केस ऑफ एक्सीडेंट वी कैन डोनेट आवर बॉडी पार्ट्स, बॉडी ऑर्गन्स आल्सो। मैडम, बॉडी ऑर्गन्स भी हम तभी डोनेट कर पाएंगे जब हमारी हृदय गति नहीं रुकी हुई है, हमारा ब्रेन डेड हो गया है। सपोज हेड इंजरी हो गई तो आपका ब्रेन डेड हो गया लेकिन हृदय गति नहीं रुकी है, तो आपके ऑर्गन्स काम आएंगे। क्योंकि जब हार्ट पंप करता है तो आपका किडनी, लिवर, स्किन, जो भी ऑर्गन्स हैं वो काम में आएंगे। लेकिन अगर आपकी हृदय गति ही रुक गई तो आपके सारे ऑर्गन्स किसी दूसरे के काम में नहीं आ पाएंगे, आपकी इच्छा होते हुए भी हम नहीं ले पाएंगे। जी, डॉक्टर अनीता यादव आपने हैंड रेज किया है। डॉक्टर अनीता यादव। हाँ जी, नमस्कार मैम। नमस्कार मैडम। मैडम, लास्ट 12-13 ईयर्स से स्टेरॉइड पे जो बंदा है, क्या वो डोनेट कर सकता है आज, जिन्होंने फॉर्म पहले भर चुके हैं वो? बिल्कुल दे सकता है मैडम। लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड से ग्लोकोमा नामक बीमारी होती है और कैटरेक्ट होता है, और हम जो बात कर रहे हैं वो कॉर्निया की बात कर रहे हैं। कॉर्निया मतलब हमारी आंखों की सबसे ऊपरी लेयर जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती है, और हमें जो दिखता है ब्लैक, ब्राउन, ब्लू, वो नीचे का आइरिस दिखता है, जो हमारा सेंटर में जो गोला दिखता है। तो अगर आपकी कॉर्निया क्लियर है तो आप बिल्कुल डोनेशन कर सकते हैं, कैटरेक्ट सर्जरी के बाद भी, चश्मा लगाने के बाद भी। अगर आपको चोट लग के कॉर्निया डैमेज हो गई है तो आप ट्रांसप्लांट नहीं, मतलब डोनेशन नहीं कर सकते। मेरा भी एक प्रश्न है डॉक्टर साहब, क्या कोई इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर भी है? जैसे लगभग सारी चीजों में एक इमरजेंसी डायल 100 है, 11098 है, तो इसके लिए कोई इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर भी है क्या? नेशनल नंबर है 1919। 1919 नेशनल नंबर है जी। और जो आई डोनेशन सब्जेक्ट है वो स्टेट का सब्जेक्ट है। तो आज ही आप लोगों ने दैनिक भास्कर में पढ़ा होगा कि हमारे सीएमएचओ साहब तिवारी जी ने कहा है कि वो आपके ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर मेंशन करेंगे कि आप आई डोनर हैं।
तो जो इम्पोर्टेंट ये है कि आपने इच्छा जाहिर की है कि नहीं। और जैसा मेरा दूरदर्शन पे टॉक हुआ था और दूरदर्शन के बाद डॉक्टर रक्षा जी की मदर ने 95 इयर्स की होने के बाद उन्होंने बोला कि मैं प्रतिज्ञा पत्र भरती हूँ और मैं आप सब लोगों को इन्फॉर्म करती हूँ कि मेरी कॉर्निया किसी के डोनेशन में काम आए। तो वो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपने अपने नियर एंड डियर को ये इच्छा जाहिर की है कि नहीं। इसके लिए हमने ये सोचा है कि हम आपको एक सर्टिफिकेट देंगे, जो सर्टिफिकेट आप अपने घर पे लगा सकते हैं, जिससे कि आप दूसरों को भी मोटिवेट करें कि आपने तो डोनेशन किया हुआ है, आपने अपने रिश्तेदारों को बताया हुआ है, लेकिन आपके यहाँ जो मिलने जुलने वाले हैं, आपके जो रिश्तेदार हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं, आप उनको भी मोटिवेट करें, ताकि हम 2.5 लाख जो कॉर्नियास चाहते हैं 25,000 को हम 2.5 लाख में कन्वर्ट कर सकें। और अनफॉर्चुनेट एस्पेक्ट ये है कि हमारे जो वेटिंग लिस्ट में है वो बच्चे हैं जो बायलेटरली ब्लाइंड हैं। विटामिन ए डेफिशिएंसी की वजह से उनकी कॉर्निया सफेद हो चुकी है और वो बेचारे अंधेरे जीवन से बाहर आना चाहते हैं और वो वेटिंग लिस्ट में, और उनके लिए हमें यंग हेल्दी कॉर्निया चाहिए। तो स्पेशली अगर चोट लगने के बाद, कोई एक्सीडेंट के बाद यंग डेथ होती है, तो वो ऑर्गन्स बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं कि किसी दूसरे के काम आ जाए। मैडम, एक प्रश्न यह है, चूंकि हमारा बच्चों से संबंधित विषय रहता है, तो 2 मिनट में अगर आप कवर कर सकती हैं कि बच्चों में कौन कौन सी बीमारियां होती हैं जिनकी वजह से परमानेंट डैमेज हो सकता है, जैसा कि मैंने ध्यान रखना चाहिए। जी, जैसा कि मैंने अभी सबसे ज्यादा बताया, इम्पोर्टेंट है कि बिलो 5 इयर्स विटामिन ए डेफिशिएंसी इंडिया में हमारी कॉमन है। मरास्मस और जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं वो इंडिया में नंबर 1 है। कहीं ना कहीं हमारा न्यूट्रिशन सफिशिएंट नहीं मिल रहा है, स्पेशली बच्चों को। तो आपकी जैसी संस्थान को मुझे लगता है कि छोटे बच्चों के न्यूट्रिशन पे बहुत काम करना चाहिए, कि अगर हमने प्रिवेंशन ही कर दिया, अच्छे से उनको न्यूट्रिटिव डाइट दिलवा दी, तो कहीं ना कहीं हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। तो विटामिन ए डेफिशिएंसी के लिए हर 6 महीने में 0 to 5 इयर्स बच्चों को विटामिन ए का सिरप पिलाया जाता है, जो गवर्नमेंट की तरफ से भी है और बहुत सस्ता सिरप है, जो किसी को बहुत सारी बीमारियों से बचा सकता है। सेकेंड, आजकल जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है डिजिटल स्ट्रेन की, तो हम छोटे छोटे बच्चों को खाना खाने के लिए या उनको बिजी रखने के लिए मोबाइल पकड़ा देते हैं। तो सभी पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट है कि हम बच्चों को जो लत लगा रहे हैं, हम खुद ही लगा रहे हैं। मोबाइल हम उन्हें खुद प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हमें मोबाइल्स बच्चों को नहीं देना है, क्योंकि ये जो ब्लू इनविजिबल लाइट्स है मोबाइल की, वो बहुत डेंजरस है और ये बहुत नियर होने की वजह से आंखों के ऊपर साइड इफेक्ट डाल रही है। तीसरी जो प्रॉब्लम आ रही है आजकल बच्चों में, मायोपिया नामक बीमारी, यानी कि जिसमें बच्चों को चश्मे का नंबर लग रहा है। और ये नंबर इसलिए लग रहा है कि आउटडोर एक्टिविटीज बिल्कुल 0 हो गई है। तो हमें हमारे बच्चों को 2 घंटे डेली मिनिमम आउटडोर एक्टिविटी के लिए प्रेरित करना है। उससे फायदा ये भी होगा कि वो सन को एक्सपोज होंगे तो हमको विटामिन डी भी मिलेगा, वो नेचुरल लाइट को एक्सपोज होंगे तो उनमें एक जो नॉर्मल साइकिल होती है सोने की और उठने की, आजकल ये आमतौर पर देखा गया है कि बच्चों की न्यूट्रिटिव हैबिट्स खराब हैं। वो पिज्जा, बर्गर और ऐसी फास्ट फूड जैसी चीजें खाते हैं, वो न्यूट्रिटिव प्रोटीन विटामिन वाली डाइट नहीं लेते हैं। दूसरा, वो डिजिटल गैजेट्स से ज्यादा एडिक्टेड हैं। और थर्ड, वो बैठे बैठे मोटापे और मानसिक रोग का शिकार हो रहे हैं। तो अगर हम उनको बाहर खेलने के लिए प्रेरित करते हैं तो उनमें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के अलावा जो विटामिन ए और डी की डेफिशिएंसी है वो भी पूरी होगी और मायोपिया नहीं होगा। क्योंकि ऐसा देखा गया है कि नियर डिजिटल गैजेट्स, अंधेरे कमरे में बैठ के यूज करने से चश्मा लग जाता है, और जिन लोगों को ऑलरेडी चश्मा है उनका नंबर तेजी से बढ़ रहा है। तो आउटडोर एक्टिविटीज कहीं ना कहीं हमारे बच्चों में हमको प्रेरित करना चाहिए, उनके लिए ऐसी कॉम्पिटिटिव चीजें लाना चाहिए जिससे बच्चे बाहर खेल को बढ़ावा दें। हम सब लोगों ने अपने बचपन में वो सब किया हुआ है, लेकिन धीरे धीरे हम कहीं ना कहीं वो बचपन खोते चले जा रहे हैं और ऐसी बुरी लतों में चले जा रहे हैं जो शायद सिगरेट स्मोकिंग और अल्कोहल से भी ज्यादा बुरी है। तो कहीं ना कहीं हमको इन सब डिजिटल यूज, क्योंकि वो कई बार अगर मोबाइल अवेलेबल है तो वो ऐसी साइट्स पे पहुंच जाते हैं जहां उनको नहीं जाना चाहिए, जहां उनको मानसिक कुछ तनाव हो सकता है। तो
फिजिकल हेल्थ के अलावा आजकल हमारी गवर्नमेंट या हम सारे डॉक्टर्स मेंटल हेल्थ को भी बढ़ावा दे रहे हैं। तो हमें हमारे बच्चों का भविष्य सुधारना है तो उनको फिजिकली फिट करने के अलावा उनको मेंटली स्ट्रांग बनाना है, और उसके लिए स्वस्थ शरीर जिसमें कि एक हेल्दी डाइट हो, रेगुलर एक आई चेकअप के साथ में बॉडी चेकअप हो, जिसमें हम उनका बेसिक वर्कअप यानी हाइट, वेट, या ये देख लें कि कहीं उनको डायबिटीज की प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि वो बैठे बैठे एक्सक्यूज मी, वो बैठे बैठे कहीं ना कहीं ओबेसिटी का शिकार हो रहे हैं, उनको हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज की बीमारियां हो रही है। तो इन सब से बचने के लिए हमको एक रेगुलर चेकअप कराना जरूरी है। थैंक यू मैम। आप जाइएगा नहीं, कुछ और प्रश्न हम लेंगे, लेकिन इसी बीच हमारे दूसरे स्पीकर भी जुड़ गए हैं, अरुण शर्मा जी। तो जिन लोगों ने भी हैंड रेज किया है, अगर मैडम रहेंगी तो हम उनसे क्वेश्चन ले लेंगे। अरुण जी, आप सुन रहे हैं? अरुण जी, अरुण जी, अरुण शर्मा जी, अरुण जी शायद लेफ्ट हो गए हैं। हम बाकी तो प्रश्न ले सकते हैं। मनु जी, आपने हैंड रेज किया, अपनी बात रखें। जी नमस्ते मैडम, मेरा क्वेश्चन है कि एल्स डिसीज के जो पेशेंट्स होते हैं जिनकी विजन 30% 40% रह जाती है, क्या वो भी नेत्रदान अपना कॉर्निया दान कर सकते हैं? मैडम आपका बंद है, माइक बंद है। सर, ईल्स डिजीज में जो पेशेंट्स होते हैं उनमें रेटिना में प्रॉब्लम होती है, और हम बात कर रहे हैं कॉर्निया यानी बाहरी लेयर की, तो हम बिल्कुल ट्रांसप्लांट करवाने के लिए फिट रहते हैं। और ऐसे मरीज जिनकी कॉर्निया पे पहले चोट लग चुकी है, कॉर्निया सफेद है, वो दूर से ही दिख जाती है, वो मरीज सिर्फ नेत्रदान नहीं कर सकते। पर ऐसे लोग भी अगर स्वेच्छा से नेत्रदान करना चाहते हैं तो वो कॉर्निया वेस्ट नहीं होती है, उनको कहीं ना कहीं रिसर्च में काम में लाया जाता है। और जो कॉर्निया के सराउंडिंग व्हाइट लेयर जिसे हम स्क्लेरा कहते हैं, तो कुछ हमारी बीमारियां होती है जिसमें हमको स्क्लेरल ट्रांसप्लांट भी करना पड़ता है। तो जो भी व्यक्ति इच्छा से अपनी आई डोनेशन करना चाहता है वो जरूर आई बैंक को फोन करे और उनके रिश्तेदार, और अगर आई बैंक की टीम घर आने के बाद भी ये पाती है कि वो आपका डोनेशन लायक नहीं है तो वो रिफ्यूज कर देते हैं, या फिर आपको बता के करते हैं कि हम ये आईज ले जा रहे हैं लेकिन ये रिसर्च पर्पस में काम आएंगे। थैंक यू। डॉक्टर लक्ष्मण, आपने हैंड रेज किया है, अपनी बात रखें, पूछने प्रश्न। अरुण जी जुड़ गए क्या? अरुण शर्मा जी आप जुड़े हैं? नमस्ते वनिता जी, विनीता जी, त्रिपुरा से नमस्ते। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्ते, त्रिपुरा से लक्ष्मण मलाका, चेयरपर्सन CWC। Actually, I want to know how is the age limitation of the corneal donation? Up to how much age the cornea can be donated after the death? Second question is the after the just immediate death, within which time, which period this cornea should be taken away for the donation? थैंक यू सर, गुड क्वेश्चन। बेसिकली आप कॉर्निया कोई भी एज का व्यक्ति दे सकता है। जैसा कि मैंने कहा कि यंग आईज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो अगर किसी 2 साल के बच्चे की अनफॉर्चुनेटली किसी वजह से डेथ हो जाती है और वो हमें कॉर्निया मिलती है, तो ये बहुत यंग कॉर्नियाज होती हैं जो हम ऐसे बच्चों की जो विटामिन ए डेफिशिएंसी की वजह से आंखें खो चुके हैं तो उनको ट्रांसप्लांट कर देंगे। तो एज मैच करना बहुत अच्छा फैक्टर है। तो 18 साल तक के छोटे बच्चों में पेरेंट्स की कंसेंट लगती है डोनेशन के लिए कि अगर वो प्रतिज्ञा पत्र भर रहे हैं, और अनफॉर्चुनेट अगर उनकी डेथ हो जाती है 18 साल के पहले तो पेरेंट्स या उनके रिश्तेदार जो भी हैं वो दे सकते हैं। सो देयर इज नो लोअर एज लिमिट। जहां तक हम अपर एज लिमिट की बात कर रहे हैं, अगर कॉर्निया अच्छी है, कॉर्निया ट्रांसपेरेंट है, तो 100 साल या उससे बड़ा व्यक्ति भी दान कर सकता है। कहने का मतलब है कि देयर इज नो एज लिमिट। यंगर आईज आर बेटर, बट देन ओल्ड एज आईज भी अगर कॉर्निया ट्रांसप्लांट के लिए सुटेबल है, क्योंकि जब हम कॉर्नियल बटन ले जाते हैं तो हमारे पास एक स्पेक्युलर माइक्रोस्कोप होता है। उस माइक्रोस्कोप में काउंटिंग की जाती है कि आपकी कॉर्नियल सेल्स कितनी जीवित हैं, क्योंकि एक व्यक्ति के आंख में जो कॉर्नियल सेल्स है वो धीरे 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 करके एज के साथ में कम होती चली जाती है, पर एक लिमिटेड नंबर के बाद वो ट्रांसप्लांट लायक नहीं होती है। जैसे 2000 काउंट्स होते हैं तो
उसके ऊपर होना चाहिए, 2000 के नीचे काउंट्स होते हैं तो हम नहीं लेते हैं, सो दैट वी कैन यूज इट फॉर रिसर्च पर्पस। तो एज लिमिट नहीं है। दूसरा क्वेश्चन आपका था कि डेथ के कितने घंटे के बाद हमको आईज निकालना चाहिए। जितनी जल्दी हो सके इट इज ऑलवेज बेटर, पर जैसा मैंने बताया कि गर्मियों में क्योंकि एटमॉस्फेयर शुष्क रहता है और हाई टेम्परेचर की वजह से आंखें सूख सकती है, तो 4 से 6 घंटे में, और अगर ठंड है तो 12 घंटे के अंदर। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी सीजन हो, कुछ भी हो, 12 घंटे के अंदर हो तो बेहतर रहता है। पर हमने कई बार लेट भी आंखें निकाली है। कई ये डिपेंड करता है कि आंखों की सिचुएशन कैसी है। अगर आपकी कॉर्निया ड्राई नहीं हुई है इवन 24 घंटे के बाद भी, तो हम ले सकते हैं। थैंक यू मैम। चूंकि हम ऑलरेडी समय की सीमा में आ चुके हैं और हमारे दूसरे स्पीकर भी जुड़ गए, अगर आपको कहीं जाना ना है तो आप जुड़े रहिए। आखिरी में हम साथ लगभग 27 पुस्तकें लिखी हैं आपने बच्चों से विकास के संबंधित। ज्यादा परिचय नहीं कराऊंगा, इन्होंने विकास के कुछ स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं। तो हम सीधे अरुण शर्मा जी की तरफ चलते हैं, जो हमारा आज का दूसरा टॉपिक है, स्किल नीडेड फॉर कंप्लीट ह्यूमन डेवलपमेंट। संपूर्ण विकास के लिए कौन कौन से स्टैंडर्ड, कौन कौन से स्किल की आवश्यकता है, इस पर हम बात करने वाले हैं। अरुण शर्मा जी, ओवर टू यू, अपनी बात रखें। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। कृपा शंकर सर, क्षमा चाहूंगा, मेरे लैपटॉप क्रैश होने के कारण मैं लेट ज्वाइन किया, तो बहुत ही महत्वपूर्ण आपकी चर्चाएं सुन नहीं पाया। विनीता जी, लास्ट में आपको सुना, बहुत अच्छा लगा। और दीक्षा दीदी, आपको भी धन्यवाद कि आपने मुझे इतना बड़ा मंच प्रदान किया। मैं अब सीधा आना चाहूंगा अपने विषय पर। मेरा विषय है कि बच्चे जो एक संपूर्ण डेवलपमेंट, हम बात करते हैं कि कौन कौन सी स्किल होना चाहिए लाइफ में, क्या ऐसी जरूरत है। ये मैं बच्चों की ही बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी व्यक्ति को पूर्णतः की प्राप्ति के लिए जो जरूरत है स्किल्स की, मैं उसकी बात करने जा रहा हूँ। तो सामान्यतः देखा जाता है कि हम लोग आज एक जितने भी स्कूल्स हैं या जितने भी थॉट प्रोसेस हैं, उसमें हम लोग वेस्टर्न वर्ल्ड को फॉलो करते हैं, पश्चिमी देशों की तरफ हमारा देखना होता है। और उस कड़ी में कुछ बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो भारत जैसे सनातनी देश में हैं, एग्जिस्ट करते हैं, परंतु इन पश्चिम मीडिया या पश्चिम बुद्धिजीवियों के होते हुए वो बिंदु हमारे उन इंडेक्स में शामिल नहीं हो पाते हैं। तो मैंने एक अपना खुद का सोच विचार कर और पुराने जो इंडेक्स चल रहे थे उन सबको मिला के एक अपना इंडेक्स तैयार किया है, जो कि कंप्लीट ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए, मानव के संपूर्ण विकास के लिए जरूरी है। तो मैं उसी कड़ी में बात करूंगा पहले इंडेक्स की, जिसको हम बोलते हैं, पहली स्किल की, जिसको हम बोलते हैं कॉग्निजेंट स्किल, या आप जिसको बोलते हैं कि जो हमारी तर्क शक्ति है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है, वो सबसे पहली चीज है जो बच्चों में होना चाहिए या बड़ों में होना चाहिए। अब कहाँ इसकी जरूरत है, कैसे ये डेवलप की जाती है और कहाँ कहाँ इसकी जरूरत पड़ती है हमारे भविष्य में। तो जब मैं कॉग्निटिव स्किल की बात करता हूं, तो आप सभी लोग देखते होंगे कि जितने भी एग्जाम्स हैं, आप बैंक का एग्जाम देने जाएंगे, यूपीएससी का एग्जाम देने जाएंगे या आईएएस का एग्जाम देने जाएंगे, वहां पे क्वेश्चंस आते हैं कॉग्निटिव स्किल से रिलेटेड कि एक बच्चे की उम्र उसकी मम्मी से 10 टाइम्स छोटी है, फिर उसके अंकल जो हैं वो 40 टाइम्स बड़े हैं। तो अल्टीमेटली एक रिलेशन पूछा जाता है, या क्लॉक बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कि घड़ी की सुइयां इतने बार घूम जाएंगी और अभी उसका टाइम ये था, तो इतने समय बाद कितना समय होगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, और ये पहेली भी जिसको आप बोलते हैं, बहुत सारी पहेलियां आती हैं। ये सब कॉग्निटिव स्किल हमारी बढ़ाती हैं या जिसको इम्प्रूव करती हैं। परंतु जितने भी स्कूल्स आप देखेंगे भारत में, इन स्कूल्स में ये पढ़ाई नहीं जाती है। हाँ, कोई बच्चा ओलंपियाड देता है तो हमें इसकी जरूरत पड़ती है, उसको एक्स्ट्रा किताबें होती हैं, परंतु हमारे स्कूल के रेगुलर सिलेबस में इसको बहुत ज्यादा कवर नहीं किया जाता। छोटी छोटी मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने से हमारी कॉग्निटिव स्किल बढ़ती हैं, सुधरती है, परंतु इसका दायरा स्कूल्स में भी बढ़ाना चाहिए। ये मैं देखता हूं कि जब बच्चा बैंक की एग्जाम की तैयारी करता है, यूपीएससी या गेट या आईआईएम का जो एग्जाम देता है मैनेजमेंट का, वहां कॉग्निटिव स्किल को सबसे ज्यादा
इंपॉर्टेंस दिया जाता है और स्कूल्स में ये उस लेवल पे सिखाई नहीं जाती है। या तो बच्चा अलग से कोचिंग करके इसको ग्रेजुएशन के बाद या ग्रेजुएशन के ड्यूरेशन में सीखता है, जो कि मैं सभी माताओं से, सभी पेरेंट्स से, सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने बच्चे को कॉग्निटिव स्किल को शुरू से एक एडिशनल सब्जेक्ट लेके चलें और पढ़ाएं। तो बच्चे में एक बहुत आमूलचूल परिवर्तन उसकी सोच में, और जब वो जॉब करता है तो यही स्किल जो है काम आती है, क्योंकि वहां पे प्रॉब्लम्स आती हैं और यही स्किल्स उसको मदद करता है। अब मैं सेकंड स्किल की बात करूंगा। सेकंड स्किल होती है हमारी फिजिकल स्किल या फिजिकल डेवलपमेंट जिसको हम बोलेंगे। इसको ये बायोलॉजी और फिजिकल उस दो चीजों का कॉम्बिनेशन है। इसमें दो टाइप की स्किल्स होती हैं फिजिकल में। एक होती है हमारी फाइन मोटर डेवलपमेंट करना और दूसरा होता है लार्ज मोटर। तो फाइन मोटर की जब मैं बात करता हूं तो मोटर मतलब होता है हमारे जॉइंट्स। डॉक्टर्स इसको बहुत अच्छे से समझते हैं, बायोलॉजी के स्टूडेंट इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो जो जॉइंट्स हमारे, यदि एक जॉइंट्स हो गए छोटे जॉइंट्स, जो आप बोलेंगे कि जो हमारी उंगलियां हैं, उंगलियों के जो जॉइंट्स होते हैं उसको हम बोलते हैं फाइन मोटर्स, और बाकी घुटनों के जॉइंट्स, कोहनी के जॉइंट्स, गर्दन के जॉइंट्स, कमर के जॉइंट्स, ये होते हैं हमारे लार्ज मोटर। तो यदि किसी भी व्यक्ति के ये जॉइंट्स प्रॉपर काम नहीं कर रहे होंगे तो उसका फिजिकल डेवलपमेंट रुक जाएगा, उसका मानसिक डेवलपमेंट रुक जाएगा। तो किसी भी व्यक्ति के पूर्णता विकास के लिए ये दोनों का मोटर का चलना, मेरी वॉइस आ रही है? हाँ जी, ये दोनों मोटर्स का चलना जी, ओके, ये दोनों मोटर्स का चलना बड़ा जरूरी काम है, बहुत जरूरी है। अब हमारे साथ होता क्या है कि हमको मालूम तो है इंडेक्स ये है, लेकिन इसको डेवलप कैसे किया जाएगा? तो जैसा कि नाम से क्लियर है फिजिकल स्किल, तो फिजिकल स्किल फिजिकल जो एक्टिविटीज है उससे लिंक्ड है। लार्ज मोटर कंट्रोल के लिए स्पोर्ट्स एक्टिविटी बहुत जरूरी है। यदि आपका बच्चा 1 से 2 घंटा स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व नहीं रहता है तो उसके जॉइंट्स, जो लार्ज जॉइंट्स हैं, जो बड़े जॉइंट्स हैं, वो काम नहीं करेंगे या वो उतने एक्टिव नहीं होंगे, और सीधा सीधा इसका जो संबंध है लार्ज या ग्रॉस स्किल, ग्रॉस मोटर भी इसको मैं बोलता हूं, ग्रॉस मोटर का सीधा संबंध हमारे ब्रेन से भी होता है। तो हमारा ब्रेन उतना डेवलप नहीं हो पाता है। तो आपको कोई भी फिजिकल एक्टिविटी, कोई भी स्पोर्ट्स डेली 1 से 2 घंटा किसी भी उम्र में यदि हम नहीं करेंगे तो शायद हमारा विकास या तो रुक जाएगा या हमारा पूर्णता डेवलपमेंट नहीं होगा। अब बात आती है ग्रॉस मोटर के बाद फाइन मोटर। फाइन मोटर कंट्रोल के लिए बहुत छोटे उंगली से रिलेटेड काम हमको जीवन भर करते रहना चाहिए। महिलाओं का तो बहुत अच्छा है कि महिलाओं को नेचुरल कोर्स में, आपने देखा होगा लड़कियों की राइटिंग बहुत अच्छी होती है, या महिलाओं की राइटिंग पुरुषों की तुलना में अच्छी पाई जाती है। तो कई छोटी छोटी एक्टिविटी जो महिलाएं घर पे करती हैं, जैसे मान लीजिए आजकल वो भी बंद हो रहा है कि शर्ट के बटन लगाना, क्रोशिया या ऊन बुनना, या आटा गूंदने की जो एक आटा गूंदने में उंगलियों का जो उपयोग होता है वो महिलाओं का ज्यादा होता है। तो फाइन मोटर की एक्सरसाइजेज होती हैं। आप आजकल तो गूगल हमारे साथ है, इसको देख के हम बहुत आसानी से सर्च कर सकते हैं। तो फाइन मोटर के लिए आप लोग हमेशा उंगलियों से रिलेटेड एक्टिविटी जो भी कर सकते हैं वो ताजीवन हमको करना चाहिए। इससे भी हमारा फिजिकल डेवलपमेंट बना रहता है, और जो डेवलपमेंट हो गया है उसको सस्टेनेशन में हेल्प मिलता है। तो बच्चों को ये स्पेशल एक्टिविटी, इवन बच्चों को बचपन से आटे गूंदने की एक्टिविटी या क्रोशिया या बटन, इसमें हमको मोटिवेट करना चाहिए, जो कि हम पेरेंट्स नहीं करते हैं। नेक्स्ट 2 स्किल मैंने कवर कर लिया है, ये कॉमन स्किल है जो सारी दुनिया में चलती है। मैं फिर कुछ और स्किल्स हैं जिस पे मैं आ रहा हूं। नेक्स्ट है हमारी सोशल इंटरेक्शन एंड इमोशनल रेगुलेशन। इमोशनल रेगुलेशन, जैसे पहले आप समझेंगे कि हम बोलते थे कि हमारा बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, उसका आईक्यू ज्यादा है, इंटेलिजेंट क्वेश्चन ज्यादा है, ऐसा माना जाता था। तो पहले आईक्यू को एक स्किल माना जाता था और बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता था। लेकिन लेटर स्टेजेस में जितनी भी वैज्ञानिक कम्युनिटी है उन्होंने ये पाया कि आईक्यू के अलावा ईक्यू, इमोशनल क्वेश्चन और सोशल इंटरेक्शन आईक्यू से भी बड़ा एक
क्वेश्चन निकला जो बच्चे के डेवलपमेंट में सहायक बना। जिन बच्चों का IQ मतलब इंटेलिजेंस ज्यादा होता है परंतु EQ कम है, उनमें सफलता की प्रतिशत की दर कम देखी गई। तो EQ क्या है, कैसे इसको डेवलप किया जाए, क्या ये कहाँ किन कारक में ये मदद करता है, उसको मैं कुछ एग्जांपल के माध्यम से समझाऊंगा। EQ इमोशनल क्वेश्चन, सबसे पहले ये बहुत ही बड़ा विषय है, इसको मेरे लिए बहुत असंभव होगा कि मैं 10-15 मिनट या आधे घंटे में इसको बात कर पाऊं। पांडे साहब क्षमा चाहूंगा, इसमें चौबे साहब समय कितना है मुझ पे बोलने के लिए, बता पाएंगे? 10 मिनट और है हमारे पास, 10-15 मिनट, 15 मिनट। चलिए मैं 10 मिनट में इसको क्लोज करता हूँ सभी विषय। तो ये जो क्वेश्चन है, आपने देखा होगा कि एक बच्चा, एक सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री चालू हुई, तो जिसने नारायण मूर्ति साहब हुए, विप्रो, TCS, ये सॉफ्टवेयर में पहले, उसके पहले बिल गेट्स, ये लोग सॉफ्टवेयर में बहुत पहले आ गए, तो उनकी सफलता की संभावना बहुत बढ़ गई। आज वो बहुत बड़े लीडर्स हैं। सिमिलरली इंजीनियरिंग कॉलेज भारत में खोले, जिन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज पहले खोल लिया वो बहुत आगे बढ़ गए, जो बाद में आए वो कॉलेज बंद हो गए। सेम सॉफ्टवेयर लाइन के साथ हुआ। तो इमोशनल क्वेश्चन एक बहुत बड़ा कारक है कि जो व्यक्ति कदम, पहले स्टेप को तेजी से बढ़ाने की क्षमता विकसित करता है, वो हमारा EQ करता है, इमोशनल क्वेश्चन करता है। किसी भी क्षेत्र में आप पहले चले जाएंगे, सही समय पे चले जाएंगे, तो आपकी सफलता की संभावना बढ़ जाती है। आपका इंटेलिजेंट क्वेश्चन कितना भी ज्यादा हो, आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, परंतु आप यदि उस क्षेत्र में लेट एंटर करते हैं तो शायद वहां पे आपकी सफलता की संभावनाएं कम होगी। यही हमारा इमोशनल क्वेश्चन तय करता है। साथ ही साथ इसके कारण एक दूसरी स्किल जो डेवलप होती है हमारे शरीर में, वो ये होती है कि हम किस समय कैसा रिस्पॉन्स करें। हमें गुस्सा आ रहा है, पर गुस्सा हमें कब निकालना है, कब कंट्रोल करना है, कितना बोलना है। यदि हम अपने बॉस पे गुस्सा कर जाएंगे तो हमारा कैरियर खराब हो जाएगा। तो इमोशनल क्वेश्चन डेवलप करने के तरीके होते हैं। आज समय कम है तो उसको मैं बहुत चर्चाएं नहीं करूंगा। तो इमोशनल क्वेश्चन बहुत आसान होता है डेवलप करना। उसके लिए आपको एक काम करना है कि इस वेब दुनिया से निकलकर सोशल इंटरेक्शन ज्यादा से ज्यादा करने हैं। आपका जितना ज्यादा सोशल इंटरेक्शन होगा, समाज आपका EQ अपने आप डेवलप करा देगा। नेक्स्ट मैं एक और बात करने वाला हूं, सेंसरी डेवलपमेंट। ये हमारा एक और इंपॉर्टेंट स्किल है। सेंसरी अवेयरनेस मतलब कि हमारी ग्रंथियां होती हैं, हमें स्पर्श से, सुनने से, देखने से, महसूस करने से, ये बहुत सारी ग्रंथियां, हमारी इस ग्रंथि में कोई भी ग्रंथि सही से विकसित नहीं होगी तो बहुत समस्या होगी। जैसे हम देख ना पाए तो शायद आप समझ पाएंगे कि कोई भी बच्चा जिसको देखना उसके लिए मुश्किल है, वो बहुत सारे सामाजिक कार्यों में आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो सेंसरी मीन्स हमारी ग्रंथियों को पूर्णतः डेवलप करना चाहिए। उसके लिए भी एक्सरसाइजेज होती हैं। वो एक्सरसाइजेज डेवलप करके आप बाकी की तुलना में सेंसरीज को, हमारी इंद्रियों को स्ट्रांग बना सकते हैं और एक अच्छा पूर्ण मानव बनने की तरफ में एक अग्रसर हो सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद एक और स्किल जो बहुत जरूरी है वो है स्पीच एंड लैंग्वेज। हमारा भाषा पर हमारा कमांड होना, हमारी ज्यादा से ज्यादा भाषाएं हमको जब आती हैं तो हम एक बहुत अच्छा किसी भी मंच पर अपने को ले जा सकते हैं, वहां पे बोल सकते हैं। अपने कम्युनिकेशन से हम किसी को भी अपने जो मोटिव है वो बता सकते हैं और अपने डेवलपमेंट में तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। जिस भी क्षेत्र में हम होंगे, यदि भाषा पे हमारा कमांड अच्छा होगा, लैंग्वेज पे हमारा कमांड अच्छा होगा, तो हमको आगे बढ़ने में बहुत मदद मिलती है। अब मैं आऊंगा दो ऐसे स्किल जो, ये तो कॉमन स्किल्स हैं, पूरी दुनिया में माने जाते हैं, जिसको स्थान दिया गया है। दो स्किल्स जो मुझे लगता है बहुत जरूरी है, वो है सेल्फ डेवलपमेंट। सेल्फ डेवलपमेंट ये हमारे गीता से जुड़ी हुई चीज है, जो एक इंडेक्स है। सेल्फ मतलब हमारी आत्मा से है, सेल्फ से मतलब मेरा है यहाँ चेतना। ये किसी भी वेस्टर्न वर्ल्ड में सेल्फ डेवलपमेंट को ध्यान नहीं दिया गया है। चेतना या को हम जो डेवलप करना चाहते हैं मेडिटेशन से हो जाता है। मेरी अगली किताब जो मैं लिख रहा हूं वो इसी टॉपिक पे है,
पास्ट लाइफ डेवलपमेंट या फ्यूचर रिग्रेशन। मैं किसी भी व्यक्ति को एक ऐसा टाइम ट्रैवल जिसको हम बोलते हैं, हमारी आत्मा समय के बंधनों से मुक्त है। हम इस पे बहुत सारी रिसर्च हुई। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा कि जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म में दलाई लामा एक बहुत एस्टेब्लिश्ड गुरु हैं। ये 13 जन्मों से अपना जन्म नियंत्रित करते आ रहे हैं। अगले जन्म की घोषणा ये इसी जन्म में कर देते हैं और ये बता देते हैं कि मेरा अगला जन्म कहाँ पे होगा, कैसे होगा, और फिर जो इनकी टीम है वो जाके उसको सर्च कर लेती है। तो ये एक बहुत कॉमन फिलॉसफी है। हमारी गीता में भी लिखा है कि हमारा रीइंकार्नेशन होता है, हमारा पुनर्जन्म होता है, परंतु हम अपने जो गीता है उसको फॉलो नहीं करते हैं हिंदू धर्म में। तो मैं खुद एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन हीलर भी हूँ। मैं आपकी यात्रा पिछले जन्म में करा सकता हूँ, आपको फ्यूचर ट्रैवल करा सकता हूँ, जो कि बहुत आसान प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया में जुड़ने से बहुत सारी समस्याएं, जैसे मैंने देखा वेस्टर्न वर्ल्ड में तो अब इसको एक सब्जेक्ट दे दिया गया है, और येल यूनिवर्सिटी में डॉक्टर ब्रायन वीज हैं, वो इसके एक्सपर्ट्स हैं। उन्होंने कई किताबें लिखी और बहुत सारी स्टडीज पास्ट लाइफ मतलब पिछले जन्म पे की गई, उसकी केस स्टडी येल यूनिवर्सिटी में उपलब्ध है। इसको मैंने भी पढ़ा है और दुनिया पढ़ती आ रही है। तो हमारे बच्चों को शुरू से मेडिटेशन के माध्यम से समय के साथ हम पिछले जन्म की यात्राएं या अपने आत्मा को जान सकें, ये आना चाहिए। इस विधा में अभी ये विधा हमारे बहुत सारे लोग उपयोग करते हैं, बट भारत में एक बहुत बड़ी दुविधा यह है कि बहुत सारे लोग इसको सीख के बाबा बन जाते हैं, वो साइंटिफिक दृष्टि से इसको नहीं देखते हैं। बहुत सारी बीमारियां मैंने देखी, जैसे कुछ लोग को डर होता है, कुछ बच्चों को फोबिया होते हैं, उनको पानी के पास जाने का डर लगता है, किसी को ऊंचाई से डर लगता है। ये सभी डर इस स्किल को डेवलप करके, सेल्फ को डेवलप करके दूर किए जा सकते हैं। आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन के सेशन करें, बहुत आसान होते हैं। आपको लगता है कभी मेरी मदद लीजिए, मैं इस सेशन को आपको कभी ऑनलाइन भी करा सकता हूं। तो इसको डेवलप करने से बहुत सारे फोबिया, डर, कई सारी चीजें जो हमारे पिछले जन्म में हुई होती हैं, उसको लेके हम इस जन्म में वो डर को लेके पैदा होते हैं और वो हमको आगे बढ़ने से रोकते हैं। तो मेरा एक सोचना है कि इस स्किल को भी, सेल्फ कंट्रोल या सेल्फ डेवलपमेंट को भी इन इंडेक्स में जोड़ना चाहिए। एक और जो बहुत बड़ा इंडेक्स है, जो हमारे आश्रम में सिखाया जाता था, हमारे गुरुकुलों में सिखाया जाता था, और वो अब बंद हो गया है, जो आज धीरे धीरे हम लोग स्किल डेवलपमेंट के नाम पर स्कूल्स में ला रहे हैं। जैसे पहले धनुर्विद्या को स्कूल में सिखाया जाता था, एक किसी भी कुम्हार की विद्या को स्कूल में सिखाया जाता था, एक बच्चे को सारी स्किल सिखाई जाती थी जो उसको जीवन जीने की मदद करती थी। परंतु आजकल स्कूल्स में हमारे जो स्कूल मॉडल है, हम लोग वेस्टर्न स्कूल मॉडल अभी तक फॉलो कर ही रहे हैं। तो वो स्कूल मॉडल में ये स्किल्स, जो छोटी छोटी विधाएं हैं जो हमारे जीवन जीने के लिए आवश्यक हैं, ये कहीं भी सिखाई नहीं जा रही है। तो इनको भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल मैं लेता हूं, इस स्किल का नाम देना अभी मेरे लिए एक विषय है कि मैं इसको नाम क्या दूं। अननोन, मैं इसका नाम तय करने की उसमें हूं कि प्रक्रिया में हूं और एक नाम तय करूंगा। बट उसके पहले इसको मैं आपको समझाना चाहूंगा कि जीवन जीने की कला एक स्किल है। ये हमें सिखाया नहीं जाता है। हमको बोला जाता है भाई कि आप पैसा कमाओ तो सफल होगे, बट कितना कमाओ ये नहीं बताया जाता है। कोई बोलता है कि खुशी चाहिए, कितनी चाहिए? खुशी तो अनलिमिटेड चाहिए। तो बैलेंस लाइफ जीने की जो कला है कि एक व्यक्ति को लाइफ के जीवन यापन में, हमारे जीवन यापन में कितनी सुविधाएं चाहिए, कितना पैसा चाहिए, कितना समय चाहिए और क्या उसको करना चाहिए, इसका बैलेंस सिखाना एक बहुत बड़ी जरूरत है जो हमारे स्कूल से मिसिंग है। तो ये एक और स्किल है, जीवन यापन को सही ढंग से सिखाने की कला। इसका नाम मैं अभी तय नहीं कर पाया हूं, जैसा कि बोला है। तो ये 7 स्किल जो हैं, ये मानव जीवन के डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। अब मैं इसको टॉपिक को क्लोज करना चाहूंगा, रिपीट करूंगा सारी स्किल्स एक बार। आप लोग यदि नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। पहला हो गया हमारा फिजिकल कॉग्निजेशन स्किल। सेकंड हो गया हमारा EQ, इमोशनल कंट्रोल और सोशल इंटरेक्शन स्किल। थर्ड हो गया स्पीच एंड लैंग्वेज।
चौथा हो गया फिजिकल स्किल, जिसको हम बोलते हैं फाइन मोटर एंड ग्रॉस मोटर, सेंसरी डेवलपमेंट, फिर सेल्फ डेवलपमेंट जो हम मेडिटेशन के माध्यम से आगे बढ़ सकते हैं, और सातवां हमें जीवन जीने की एक कला। ये सातों चीजें एक मानव के लिए बहुत जरूरी है। इसी के साथ मैं अपने टॉपिक को क्लोज करना चाहूंगा। थैंक यू चौबे साहब, थैंक यू मेरे कारण जो डिले हुआ उसके लिए। कोई बात नहीं, थैंक यू सर। हम आपसे एक बार निश्चित रूप से इस पूरे सेशन पे लंबी बहस करेंगे, लंबी चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। अब हम सीधे चलते हैं, हमारे बच्चे जुड़े हुए हैं नर्मदापुरम से, छोटे छोटे बच्चे हैं, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, उनके साथ बातचीत करेंगे। श्वेता दीदी नमस्ते, आप अपना माइक अनम्यूट कर लें। हम बच्चों से बातचीत करेंगे। हमारा एक सेगमेंट होता है जो संवाद बच्चों के साथ, हर हफ्ते हम देश के एक जिले में संवाद करते हैं बच्चों के साथ। तो बच्चे कैसे हो आप लोग? खूब बारिश हो रही है वहां पर? बताओ, बात करो बेटा। इन्हें बारिश हो रही है। आपको कुछ पूछना है विनीता आंटी से, आंख के विशेषज्ञ हैं उनके बारे में, या अर्चित अंकल से जो है, शर्मा अंकल से, किसी से प्रश्न पूछना है, या हमारे बीच में जो लोग जुड़े हैं सारे कानून के विशेषज्ञ हैं, आप उनसे भी प्रश्न पूछ सकते हो। आपको कुछ कहना है? बहुत अच्छा श्लोक सुनाया आप लोगों ने। किस बच्चे ने गाया था? पहले तो उसके लिए ताली बजा देते हम जोर से भाई। बहुत अच्छा श्लोक गाया आप लोगों ने। आपको कुछ सुनाना है, कुछ कहना है? सुनाओगे? दीदी आवाज आ रही है? जी भाई साहब, सर्वप्रथम चाइल्ड इनोवेशन फाउंडेशन के आदरणीय राघवेंद्र भाई साहब, आदरणीय कृपा भाई साहब, सभी को सादर प्रणाम। हमारी बीच उपस्थित सीसीएफ के सभी माननीय सदस्य अरुण शर्मा, अरुण भाई साहब और विनीता दीदी को भी सादर नमस्कार। आपको बताएंगे कि ये बच्चे सभी बाल विकास के बच्चे हैं और नर्मदापुरम से 10 किलोमीटर दूर नर्मदा और तवा संगम स्थल पे एक ग्राम है बांद्रावन। यहाँ पर हम लोग विगत 10 माह से प्रतिदिन रविवार को आके इन बच्चों की बाल विकास लेते हैं, जिसमें इन बच्चों को प्रार्थना, कहानी कथन, मौन बैठक, मूल्य परक खेल और समूह गान और सामूहिक गतिविधि के बारे में बताते हैं। आज अधिक बारिश होने के कारण, क्योंकि ग्रामीण बच्चे, कीचड़ यहाँ पे बहुत होती है, तो 7 बच्चे यहाँ पे आए हैं। और ये बच्चे आपको जो हमने अभी श्लोक तो खैर इन्होंने बताए, और हम इन बच्चों को मानवीय मूल्यों की बाल विकास देते हैं, जिसमें बच्चों को ये सभी बताया जाता है। तो बच्चे आपको एक भजन वापस करो उसको, म्यूट कर दिया आपने। दीदी आपकी आवाज चली गई है, संपर्क नहीं हो रहा, लगता है कनेक्शन वीक है। जी जी। श्वेता दीदी, गया था, नेटवर्क चला गया था। हाँ जी जी ठीक। मधुर 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 साई नाम बजो, सीताराम नाम बजो। तो कुछ प्रश्न पूछने हैं? प्रश्न पूछना भी आंखों के बारे में विनीता आंटी ने आपको बताया। आपको कुछ पूछना है बेटा? जो आंटी ने बताया आपको आंखों के बारे में, आंखों को डरो नहीं, हाँ बताओ, पूछो। बच्चे प्रश्न पूछेंगे कुछ। आंखों की देखभाल कैसे करें? चलिए, जब तक बच्चे प्रश्न बच्चों काजल लगाना चाहिए क्या आंखों में? काजल लगाना चाहिए आंखों में? नहीं। क्यों नहीं लगाना चाहिए? आंख आ जाती है। आंखों में काजल से इन्फेक्शन हो सकता है और कई तरीके की बीमारियां होती है, इसलिए काजल नहीं लगाना चाहिए। क्या अंधेरे कमरे में टीवी देखना चाहिए, या किताब को कितनी दूर रख के पढ़ना चाहिए? किसी को पता है? दूर
1 हाथ की दूरी पे किताब रख के पढ़ना चाहिए और टीवी 3 मीटर की दूरी पे रख के देखना चाहिए, ठीक है? और मोबाइल देखना चाहिए कि नहीं? बहुत अच्छा, ये फॉलो करोगे ना आप लोग? नहीं देखोगे ना मोबाइल ज्यादा? जब तक बच्चे प्रश्न सोच के रखते हैं, हमारे अध्यक्ष डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा जी जुड़ गए हैं, तो सर हम आपसे आग्रह करते हैं कि अपने अध्यक्षीय उद्बोधन की तरफ चलें और उसके बाद हम प्रश्न उत्तर लेते रहेंगे। डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा, ओवर टू यू। भाई सब सुन पा रहे हैं आप मेरी बात अध्यक्ष जी? अध्यक्ष जी, जब तक आते हैं हम प्रश्न ले सकते हैं, बच्चों के प्रश्न हो तो ले सकते हैं। अनिल जी, आप कुछ प्रश्न पूछना चाह रहे थे, अपनी बात रखें जी। जी, मेरा क्वेश्चन आज के दोनों स्पीकर से है। एक बहुत कंसर्निंग इश्यूज हमारे सामने आ रहे हैं। इट इज बीन फाउंड दैट किड्स आर हैंग अप विद देयर मोबाइल्स, 4-4, 5-5 घंटे तक मोबाइल पर हैं। ये आदत कैसे छूटी जाए? आई पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो क्या ड्राई आई इश्यूज बनते जा रहे हैं? क्या केसेस मैडम आपके पास आ रहे हैं? या बच्चों की लत कैसे छुड़ाई जाए? क्योंकि आगे चल के हमने तो अपनी जिंदगी आधी जी ली है, इन बच्चों में अगर ये कंसिस्टेंसी बनी रही 4-4 घंटे मोबाइल पर हैंगअप रहने की, तो ड्रास्टिक हमको रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। सिमिलर क्वेश्चन मेरा आज दूसरे स्पीकर सर से भी है कि सर ये आदत कैसे छुड़ाई जाए, क्योंकि अब ये आदत बन चुकी है, अब इससे कैसे छुटकारा पाया जाए? हर पेरेंट का ये इशू है, और मैं भी एक पेरेंट हूँ, तो मेरी बच्ची को भी मैं कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। हो सकता है हमारे यहाँ जितने लोग जुड़े हुए हैं वो भी शायद इसी चीज को फेस करते हैं। एक एक करके सर प्लीज दोनों क्वेश्चंस आप इसका आंसर दीजिए। थैंक यू जी। डॉक्टर रामनानी एंड शर्मा सर, पहले डॉक्टर रामनानी से ले लेते हैं, फिर शर्मा सर से बात करेंगे जी। जैसा कि आपने कहा कि एक्सेसिव डिजिटल यूज की वजह से हमको फिजिकल, सोशल और मेंटल इम्पैक्ट हो रहा है, और फिजिकल इम्पैक्ट में पूरी बॉडी पे हो रहा है, आंखों और मस्तिष्क पे ज्यादा हो रहा है। आंखें जो है बहुत सेंसिटिव होने की वजह से बच्चों में जो ब्लू इनविजिबल लाइट्स हैं उसकी वजह से ड्राइनेस आंखों में कई ज्यादा गुना देखी गई है, और 30 to 40% इंक्रीज हुआ है ड्राइनेस के इंसिडेंस में, और मायोपिया के इंसिडेंस में करीबन 20% बढ़ोतरी हुई है। जैसे मायोपिया जो है एक चश्मे की बीमारी है जिसमें बचपन में माइनस चश्मे का नंबर लगता है, और इन बच्चों को दूर का नहीं दिखता है, पास का दिखता है, और ये माइनस नंबर लगा के हम उनको एक सोशल और पूरा एक संपूर्ण डेवलपमेंट के लिए प्रेरित करते हैं। तो इसलिए बच्चों में चश्मा लगाना कंपलसरी है, लेकिन जितना चश्मा लगाना कंपलसरी है उतना ही मोबाइल से दूर रखना जरूरी है, क्योंकि मोबाइल कहीं ना कहीं उनके डेवलपमेंट में प्रॉब्लम दे रहा है। और आईज की बात है तो क्योंकि ये आंखों के बहुत नजदीक होने की वजह से कंप्यूटर और टीवी से कई गुना ज्यादा घातक है। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि ये जो एडिक्शन है ये कहीं ना कहीं शराब और सिगरेट से ज्यादा खतरनाक है, और आपने बिल्कुल सही बोला, इस लत से बच्चे परेशान हैं और उनके पेरेंट्स भी परेशान हैं। लेकिन मेरा सबसे यही पहला प्रश्न है कि हमने उनको आदत दी है, बच्चों को आदत पेरेंट्स ने लगाई है, तो कहीं ना कहीं अगर हमको किसी चीज की शुरुआत करनी है कि हमारा बच्चा नहीं देखे मोबाइल, तो पेरेंट्स से शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि पेरेंट्स वही करते हैं जो बच्चे वही करते हैं जो पेरेंट्स करते हैं, तो वो देख के ज्यादा सीखते हैं बनिस्बत की बोल के आप उनको बोलो कि बच्चों नहीं ये अच्छी चीज नहीं है। वो देखते हैं हमारे पेरेंट्स तो दोनों लगे हुए हैं, या हमारे बड़े भाई बहन तो लगे हुए हैं, तो छोटे भी वही करते हैं। तो हमें उनके लिए कहीं ना कहीं एक टाइम लिमिट बांधनी पड़ेगी। दूसरा, ये बीमारी जो मैं आजकल इसको बीमारी बोलती हूँ, डिजिटल स्ट्रेन सिंड्रोम की, ये एकदम से नहीं जाने वाली है, इसको हमको ग्रेजुअली रिड्यूस करना पड़ेगा। और आजकल इतने अच्छे मोबाइल आए गए हैं जिसमें कि हम लिमिट्स कर सकते हैं कि हमको आधा घंटा इसमें देना है, 1 घंटा इसमें देना है, या टोटल ड्यूरेशन 2 आवर्स की करनी है, क्योंकि साइंटिफिक स्टडी ये बोलती है कि मोर देन 2 आवर्स इज डेंजरस, और बिलो 2 इयर्स बिल्कुल भी मोबाइल नहीं होना चाहिए, और बिलो 5 इयर्स इफ इट इज नीडेड इट इज टू बी गिवन, अदरवाइज रिस्ट्रिक्शन है बिलो 5 इयर्स के।
12 इयर्स तक, क्योंकि हमारी आंखें बनती है, तो इस डेवलपमेंट स्टेज में हमको बच्चों को ऐसे गैजेट से एक्सपोज नहीं करना है जिससे कि उनकी आंखों के ऊपर साइड इफेक्ट्स पड़े। और इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप उनको आउटडोर एक्टिविटीज या किसी दूसरी एक्टिविटीज में, संगीत में या कोई उनकी चॉइस की खेल में लगाएं, फुटबॉल या जो भी उनको पसंद हो। तो उनको टाइम ही नहीं मिलेगा घर पे इन सब चीजों का, तो बैक टू बैक आप उनकी क्लासेस लगाइए म्यूजिक की, इधर उधर की, तो बच्चा अपने आप मोबाइल से डिस्ट्रैक्ट होगा। अरुण सर, आपके लिए बड़ा प्रश्न है, इन आदतों को कैसे सुधारा जाए? आप इसमें कुछ मदद कर सकते हैं स्किल डेवलपमेंट में? जी, आपका भाई साहब, ये माइक बंद बच्ची है। एक क्वेश्चन करना चाहती है। जी जी दीदी, अरुण सर आपका माइक बंद है। हाँ जी, बच्ची का क्वेश्चन सुन लेते हैं, फिर मैं रिप्लाई जी, करता हूँ। कि बारिश में आंखों में बार बार कीचड़ क्यों आता है? बहुत अच्छा प्रश्न बच्चों। जो बारिश में हमारे आसपास पानी इकट्ठा होने की वजह से मलेरिया मच्छर तो उगते ही हैं, बहुत सारे ऐसे कीटाणु ह्यूमिडिटी यानी कि नम वातावरण की वजह से हमारे पूरे एटमॉस्फेयर यानी वातावरण में रहते हैं। तो ये कीटाणु अगर हमने अपने हाथों पे ले लिए, गंदी मिट्टी को छू दिया या बारिश में गंदे पानी में बाहर खेल लिया और वो हाथ नहीं धोए हमने, तो हाथों से वो इन्फेक्शन आंखों में जाता है। इसलिए बच्चों को हमेशा सिखाया जाता है कि आंखों को मसलना नहीं है, आंखों में कुछ चला जाए तो हाथ से नहीं रगड़ना है, और हमेशा से आंखों को क्लीन रखने के लिए पहले हाथों को क्लीन करना है। जैसे हम भोजन के पहले हाथ क्लीन करते हैं, वैसे ही हमें आंखों को टच नहीं करना है। और इन्फेक्शन हो जाता है या कीचड़ आती है आंख से, तो फिर तुरंत आई डॉक्टर को दिखा के एंटीबायोटिक ड्रॉप्स का इस्तेमाल करना। डॉक्टर शर्मा, अरुण शर्मा सर। जी जी जी, किस उम्र में लगता है? बताती हूँ, पहले अना शर्मा सर को अपना क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करने दीजिए, फिर मैं चश्मे पे आती हूँ। शर्मा सर। तो जैसा कि प्रश्न था, नीता मैडम ने बहुत अच्छा आंसर किया कि बच्चे देख के, हमारा प्रश्न था कि मोबाइल से कैसे दूर हुआ जाए। तो बच्चे देख के सीखते हैं सर, और हमको जो भी आचरण हम करेंगे बच्चे वैसा ही करेंगे। मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूँ, इस साल मैं लगभग 50 साल की उम्र टच करने वाला हूँ, और कोविड में मैंने जब देखा कि बच्चों का मोबाइल उपयोग बहुत बढ़ गया है, उसको वो छोड़ नहीं पा रहे हैं, तो मैंने स्वयं सुबह 6 बजे उठ के क्रिकेट खेलने जाना चालू किया। डेली 2 से 2.5 घंटा एक एग्जाम्पल सेट किया उनके। मेरा उद्देश्य ये था कि मैं जो करूंगा बच्चे उसको देखेंगे। सुबह मैंने क्रिकेट खेलना चालू किया, शाम को वॉक करना शुरू किया, और मोबाइल में अलग रख देता हूँ उस प्रोसेस में। तो बच्चे जब देखते हैं कि उनके फादर या मदर भी मोबाइल का उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो वो भी उसी दिशा में आगे धीरे धीरे उनके दिमाग में सिग्नल जाएंगे और वो अपने आप उस चीज को करेंगे। बट हम यदि लेक्चर देंगे कि भाई ऐसा करो, और बच्चों को तो हम लेक्चर देंगे और खुद उसको पालन नहीं कर रहे हैं, तो बच्चे कभी उस काम को नहीं करेंगे। सेकंड चीज, आपको एक चीज समझना है कि हमारे शास्त्रों में कहा गया अति सर्वत्र वर्जेत, किसी भी चीज की अधिकता खराब है। तो मोबाइल खराब नहीं है, उसका अधिक उपयोग खराब है। तो मोबाइल या जो इंटरनेट है या जो गूगल है, ये बहुत बड़ी क्रांति है। इसको सही से उपयोग करना सिखाना, फर्दर ये एक स्किल पे आ जाता है कि हमारा इमोशनल EQ कंट्रोल होना। इमोशनल स्किल जो मैंने बात करी थी, यदि हमारा EQ स्ट्रांग होगा, हम अपने EQ पे काम करेंगे, तो किस समय किस चीज को कितना करना है, हमारे इमोशन को कैसे कंट्रोल करना है, वो हम सीख पाएंगे। और जब वो सीख जाएंगे तो किसी भी चीज पे कंट्रोल करना बड़ा आसान होगा, और जब किसी भी चीज पर कंट्रोल करना आसान होगा तो उसकी अधिकता नहीं होगी और हमें वो नुकसान नहीं करेगी। थैंक यू। बच्चे कुछ प्रश्न पूछ रहे थे, श्वेता दीदी रह गया था, मैडम आपसे प्रश्न था जी। पहले जब हम बच्चे थे तो हमको वो 10वीं क्लास में या 12वीं क्लास में लगता था, मतलब जब हम 16 से 18 साल के होते थे। लेकिन आजकल 2 साल के छोटे बच्चों को भी चश्मा लगा है, और वो इसलिए लगा है कि बच्चे बहुत ज्यादा डिजिटल यूज करते हैं, मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर, और बहुत नजदीक से जाके इन सब चीजों को देखते हैं। दूसरा, वो सूरज की किरणों को एक्सपोज नहीं होते हैं, क्योंकि उनका सोने का टाइम और उनके उठने का टाइम बहुत गलत है।
वो अपने खाने पीने और सोने को ध्यान नहीं रखते हैं। तो एक अच्छे से खाना अगर फुल डाइट होगी और एक बाहर एक्टिविटी होगी तो चश्मे का नंबर जल्दी नहीं आएगा। लेकिन अगर हम दिन भर मोबाइल देखते रहेंगे तो बहुत जल्दी चश्मे का नंबर आएगा, और एक बार नंबर आ गया तो वो जाता नहीं है और वो उल्टे तेजी से बढ़ता रहता है। वो हमारी आंखों की लंबाई बढ़ती है इसलिए नंबर बढ़ता है। तो अभी आप लोगों के कपड़े और जूते का नंबर बढ़ता है ना, हर साल आपकी हाइट बढ़ती है ना, तो जब बच्चों की हाइट बढ़ती है तो उनका चश्मे का नंबर भी मोटा होता चला जाता है। तो जो बच्चे ज्यादा मोबाइल देखेंगे उनको चश्मा तो लग ही जाएगा, लेकिन उनका चश्मे का नंबर भी मोटा हो जाएगा। और इतना मोटा चश्मा होने से क्या होगा कि उनको पास की चीजें भी नहीं दिखेंगी बिना चश्मे के। तो अगर जो बच्चे देखना चाहते हैं कि हमको फुल दिखे, वो अभी आज से ही मोबाइल नहीं देखेंगे। ठीक है अरुण सर, मेरा एक प्रश्न है आपसे। बहुत अच्छा लगा मुझे जो टिप्स आपने जी सर। बताई, कॉग्निटिव, फिजिकल डेवलपमेंट, इमोशनल क्वोशेंट। इनफैक्ट इमोशनल क्वोशेंट हैज बीन वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट्स। मैं बहुत पहले से इस पे कुछ काम करता रहा हूँ। पर मेरा जो मानना है कि हमारे शास्त्रों में और इसमें भी जो मैं थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हूँ, देयर इज अ साइंस बिहाइंड ईच एंड एवरी मैकेनिज्म। तो आपके अनुसार इसके पीछे भी कोई साइंस थियरी है क्या, कि जब अपनी पास्ट लाइफ में जाके देख सकते हैं या हम अपने फ्यूचर लाइफ में ट्रेवल कर सकते हैं? ऑफ कोर्स स्टीफन हॉकिंस ने बात करी थी टाइम मशीन के बारे में, तो क्या आप जो बात कर रहे हैं उससे संबंधित है या कुछ अलग कॉन्सेप्ट है? सर ये साइंस ही है, और इसको कई यूनिवर्सिटीज में, भारत में तो नहीं है बट इसको कई यूनिवर्सिटीज में ऐसे साइंस ही पढ़ाया जाता है। ये एक मॉडर्न में वर्ल्ड में इसको एक्सेप्ट कर लिया गया है और साइंस का ही एक पार्ट है। और इसके डॉक्टर्स जो अमेरिका में आप देखेंगे कि यदि आप नेटफ्लिक्स या कुछ सीरियल्स देखते होंगे तो वहां पे थेरेपिस्ट होते हैं। ये थेरेपिस्ट इसी विधा में भी पारंगत होते हैं। साइकोलॉजिकल, इसको साइकोलॉजी का एक पार्ट माना गया है और ये साइंस का ही एक पार्ट है सर। नीलम आहूजा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं हरियाणा से, हैंड रेज किया हुआ। नीलम जी आप अपनी बात रखें। नीलम आहूजा जी। जी नमस्ते चौबे जी। नमस्ते। नमस्ते विनीता जी। विनीता जी, मेरा क्वेश्चन आपसे है कि जिन बच्चों को बचपन में चश्मा लग जाता है, उनको ग्रोथ के साथ ही उनका नंबर भी इंक्रीज होता चला जाता है, तो क्या उन बच्चों की लेजर कराना चाहिए? क्या बेनिफिशियल है बच्चों का नंबर अगर ज्यादा है तो? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। जैसे इन दिनों पहले कोविड का एपिडेमिक आया हुआ था, आजकल ये माइनस नंबर यानी मायोपिया का एक तरीके से एपिडेमिक आया हुआ है, क्योंकि 2 साल बच्चे बेचारे बाहर नहीं जा पाए और उनको फोर्सिबली डिजिटल गैजेट्स यूज करने पड़े और पेरेंट्स न चाहते हुए भी उनको डिजिटल यूज के लिए अलाउ किया। तो इस पूरे दौरान मायोपिया यानी माइनस चश्मे का नंबर बढ़ गया और बच्चों का चश्मा मोटा हो गया। और हर पेरेंट को ये चिंता रहती है कि इतने मोटे चश्मे में मेरा बच्चा अच्छा नहीं लग रहा है, तो क्या मैं इसका लेसिक करा लूं। लेसिक प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम कॉस्मेटिकली चश्मे का नंबर हटा सकते हैं, और अगर 6 नंबर से छोटा नंबर है तो ये प्रक्रिया थोड़ी सी कंफर्टेबल और आसान होती है। अगर 6 नंबर से ज्यादा नंबर होता है तो हमारी कॉर्निया जो 500 माइक्रोन थिक होती है उसको हमको पतला करना पड़ता है। आप साइंस समझिए कि हमारे को चश्मा माइनस इसलिए लगा कि हमारी आंखें लंबी हो गई है। 1 मिलीमीटर आंख लंबी होने से हमको 3 नंबर का चश्मा लगता है। तो सपोज हमको कोई आंख को नॉर्मल दिखाना है बिना चश्मे के, तो हमको वो 3 नंबर हटाने के लिए 1 मिलीमीटर आंख छोटी करनी पड़ेगी। तो हम पीछे से तो आंख को छोटा कर नहीं सकते, तो हम आगे कॉर्निया की थिकनेस को कम करते हैं। लेजर जो आपने बोला उसमें हम लेजर की किरणें देख के कॉर्निया को श्रिंक करते हैं, लेकिन ये मैथमेटिक्स नहीं है कि 1 + 1 = हमेशा 2 ही रहेगा। इसमें हमारी बॉडी की हीलिंग होती है और हीलिंग होने की वजह से जरूरी नहीं है कि चश्मे का नंबर पूरा हट जाए। हो सकता है कि आपका चश्मे का नंबर दोबारा आ जाए, हो सकता है आपका विजन उतना 100% क्रिस्प और क्लियर नहीं हो जो हमारे चश्मे से है। तो हमारी साइंस में तरक्की की है, हर चीजों के सॉल्यूशन है। आपका 18 साल के बाद
जब नंबर स्टेबल हो जाए तो हम लेसिक करा सकते हैं, लेकिन उसके पीछे का उद्देश्य है कि ये कॉस्मेटिक करेक्शन है। अगर आपका प्रोफेशन वैसा है कि आपको कॉस्मेटिक करेक्शन चाहिए, या फिर आपकी मेडिकली रिक्वायर्ड है कि एक ही आंख में बहुत बड़ा नंबर है, दूसरी आंख नॉर्मल है, तो ऐसे मरीजों को हम अलाउ करते हैं। बाकी इट इज नॉट इक्वल टू वियरिंग द ग्लासेस। हमेशा से चश्मा नंबर 1 ही रहेगा। चश्मे से जो बेस्ट विजन है या चश्मे के जो फायदे हैं वो हमको लेसिक में कभी नहीं मिल पाएंगे। इसलिए हमें चश्मे वाले लोग ज्यादा दिखते हैं और लेसिक कराने वाले लोग कम मिलते हैं। करीबन 10% से भी कम लोग हैं जो चश्मा लेसिक से उतर पाते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर रामनानी, डॉक्टर विनीता एंड अरुण सर। अभी प्रश्न उत्तर हम लेते रहेंगे अगर आएगा तो, और बच्चे जुड़े हुए हैं, हम बच्चों की तरफ चलते हैं। बच्चे कुछ बात करना चाहते हैं क्या? श्वेता दीदी, बच्चे कुछ और प्रश्न पूछना चाहते हैं? बोला 1098 बच्चों के 109 के बारे में 1098 बेटा, 1098 एक ऐसी हेल्पलाइन है जो 24/7 24 घंटे 7 दिन 365 डेज काम करती है। आप जैसा कोई भी बच्चा अगर किसी मुसीबत में हो, कहीं अगर अपनों से बिछड़ जाता है, कोई बच्चा खो जाता है, उसको परिवार का पता नहीं मिल पाता है, तो आप 1098 डायल कर देंगे, तुरंत आपके पास मदद पहुंच जाएगी। कई बार ऐसा देखने को मिलता बाढ़ है आती है ना आपके यहाँ, जी, तो बाढ़ में आप लोग सब घर का सामान बांध के फिर नंदापुरम जाते हो, तो तब क्या हेल्प करनी चाहिए सर बता रहे हैं। तब हेल्प के लिए भी आप यूज कर सकते हैं बिल्कुल 1098 का। अगर जो भी मुसीबत में बच्चे हैं तो 1098 की टीम जाके एटलीस्ट उनके भोजन की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था, जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसकी व्यवस्था तो बच्चों के लिए किया जा सकता है। तो 1098 आप अपना नंबर याद रखो, और ये नंबर हमेशा राउंड द क्लॉक आपके साथ रहेगा, आपकी मदद के लिए रहेगा जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर विनीता रामनानी एंड अरुण जी, आप दोनों की वजह से एक अच्छा सूचना मिली हमको। आज हमारा वेबिनार बहुत सफल रहा और हम जारी रखेंगे। आप अगर जुड़े रहेंगे तो प्रश्न उत्तर हमारे खत्म नहीं होंगे। कुछ और प्रश्न हम ले सकते हैं अगर किसी को प्रश्न करना